सुधा चौका बर्तन निपटाकर बरामदे में खड़ी आंचल से हाथ पोंछ ही रही थी कि अपने बड़े भाई महेश को आंगन में प्रवेश करते देख वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। बेटी सिया स्कूल गई हुई थी और बेटा अमन नौकरी पर गया हुआ था। महेश ने बरामदे में पड़ी खाट पर बैठते हुए कहा, अमन के लिए लड़की देख आया हूँ। लाखों में एक है, सीधा सच्चा परिवार है, पिता अध्यापक है, इटावा के रहने वाले हैं, वहीं उनका अपना मकान है। दहेज तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर लड़की बस यूँ समझ लो चांद का टुकड़ा है। शक्ल सूरत में ही नहीं, पढ़ाई में भी फर्स्ट क्लास है, अंग्रेजी में एमए पास है। तू बहुत दिनों से कह रही थी ना कि अमन की शादी करा दो, बस अब चारपाई पर बैठी बैठी हुक्म चलाया करना। सुधा ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। 6 साल हो गए उसे विधवा हुए। 45 साल की उम्र में ही वह 60 साल की बुढ़िया दिखाई पड़ने लगी। कौन जानता था कि रघुनाथ अकस्मात यूँ चल बसेंगे। वे एक प्रेस में प्रूफ रीडर थे। 10,000 रुपये पगार मिलती थी। मकान अपना होने के कारण घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। अमन पढ़ाई में ही शुरू से ही होशियार नहीं था। 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुका था। पिता की मृत्यु के समय वह 18 वर्ष का था। प्रेस के प्रबंधकों ने दया करके अमन को 8,000 रुपये वेतन पर क्लर्क की नौकरी दे दी। पिछले 3 सालों से सुधा चाह रही थी कि कहीं अमन का रिश्ता तय हो जाए, क्योंकि घर का कामकाज उससे ढंग से संभलता नहीं था। कहीं बातचीत चलती भी तो रिश्तेदार अड़ंगा डाल देते या पास पड़ोसी रही सही कसर पूरी कर देते। रघुनाथ की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों का आना जाना बहुत कम हो गया था। सुधा के बड़े भाई महेश साल में एक आध बार आकर उसका कुशल क्षेम पूछ जाते। पिछली बार जब वे आए तो सुधा ने रोआन से गले से कहा था, अमन की शादी में इतनी देर हो रही है तो सिया को तो शायद कुंवारी ही बिठाए रखना पड़ेगा। महेश ने तभी से गांठ बांध ली थी। जहाँ भी जाते ध्यान रखते। इटावा में मास्टर राम प्रकाश ने जब दहेज के अभाव में अपनी कन्या के लिए वर ना मिल पाने की बात कही तो महेश ने अमन की बात छेड़ दी। छेड़ क्या दी, अपनी ओर से वे लगभग तय ही कर आए थे। सुधा बोली, भाई दहेज की तो कोई बात नहीं। अमन के पिता तो दहेज के सदा खिलाफ थे, पर अपना अमन तो सिर्फ मैट्रिक पास ही है। महेश ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, पर अब अपनी बात रखते हुए बोले, पढ़ाई का क्या है, नौकरी आजकल किसे मिलती है। अच्छे अच्छे डबल एमए जूते चटकाते फिरते हैं, फिर शक्ल सूरत में हमारा अमन कौन सा बेपढ़ा लगता है। रविवार को सुधा महेश के साथ अमन और सिया को लेकर लड़की देखने इटावा पहुंची। लड़की वास्तव में हीरा थी। सुधा की तो उस पर नज़र ही नहीं ठहरती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग, छरहरा शरीर, सरल स्वभाव और मृदुभाषी। जलपान और इधर उधर की बातों के बाद लड़की वाले अमन के परिवार वालों को आपस में सलाह मशवरे का मौका देने के लिए एक एक करके खिसक गए। अमन घर से सोच कर चला था कि लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल कर मना कर दूंगा। एमए पास लड़की से विवाह करने में वह हिचकिचा रहा था, पर काव्या को देखकर तो उसे स्वयं से ईर्ष्या होने लगी। सिया का मन कर रहा था कि चटमंगनी पट ब्याह करके भाभी को अभी अपने साथ आगरा लेती चले। सुधा को भी कहीं कोई कसर दिखाई नहीं दी, पर वह सोच रही थी कि यह लड़की घर के कामकाज में उसका हाथ बटा पाएंगी या नहीं। महेश ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से सुधा की ओर देखा तो वह सहज होती हुई बोली, भाई इन लोगों से तो भी पूछ लो कि उन्हें लड़का भी पसंद है या नहीं। अमन की पढ़ाई के बारे में भी बता दो, बाद में कोई यह न कहे कि हमें धोखे में रखा। महेश उठकर भीतर गए। वहाँ लड़के के संबंध में ही बात हो रही थी। लड़का सबको पसंद था,
काव्या की भी मौन स्वीकृति थी। महेश ने जब अमन की पढ़ाई का उल्लेख किया तो राम प्रकाश के मुख से एकदम निकला, ऐसा लगता तो नहीं है। फिर अपना निर्णय देते हुए बोले, मेरे कितने ही एमए पास विद्यार्थी कई साल से बेकार है, चपरासी तक की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, पर अधिक पढ़े लिखे होने के कारण वहाँ से भी कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता। काव्या की माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, काव्या के मुख पर पल भर को सिकन जरूर आ गई, पर फिर तत्काल ही वह बोल उठी, जैसा तुम ठीक समझो माँ। शायद उसे अपने परिवार की सीमाएं ज्ञात थी और वह हल होती हुई समस्या को फिर से मुश्किल पहेली नहीं बनाना चाहती थी। महेश के साथ राम प्रकाश भी बाहर आ गए। होने वाली समधिन से बोले, आपने क्या फैसला किया? सुधा बोली, लड़की तो आपकी हीरा है, पर उसके योग्य राजमुकुट तो हमारे पास है नहीं। राम प्रकाश गदगद होते हुए बोले, गुदड़ी में ही लाल सुरक्षित रहता है। सुधा ने बाजार से मिठाई और नारियल मंगाकर काव्या की गोद भर दी। अपनी उंगली में से एक नई अंगूठी निकालकर काव्या की उंगली में पहना दी। रिश्ता पक्का हो गया। 3 महीने के बाद उनका विवाह भी हो गया। मास्टर जी ने बारातियों की खातिरदारी बहुत अच्छी की थी। काव्या को भी उन्होंने गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएं दी थी। शादी के बाद काव्या 1 सप्ताह ससुराल में रही। बड़े आनंद में समय बीता। सबने उसे हाथों हाथ लिया। जो देखता प्रभावित हो जाता। अपनी इतनी प्रशंसा काव्या ने पूरे जीवन में नहीं सुनी थी, पर एक ही बात उसे अखरी थी, अमन का उसके सम्मुख निरीह बने रहना, हर बात में संकोच करना और सकुचाना। अधिकारपूर्वक वह कुछ कहता ही नहीं था। समर्पण की बेला में उसने ही जैसे स्वयं को लुटा दिया था। अमन तो हर बात में आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था। पत्नी से कम पढ़ा होने से अमन में इतने दिनों एक हीन भावना घर कर गई थी। हर बात में उसे लगता कि कहीं यह उसका गंवारपन न समझा जाए। वह बहुत कम बोलता और खोया खोया रहता। 1 महीने बाद जब काव्या दोबारा ससुराल आई तो विवाह की धूमधाम समाप्त हो चुकी थी। इस बीच तमाशा देखने के शौकीन सुधा और अमन के कानों में सैकड़ों तरह की बातें फूके जा चुके थे। सुधा से किसी ने कहा, बहू की सुंदरता को चाटोगी क्या? पढ़ी लिखी तो है, पर फली भी नहीं फोड़ने की। कोई बोला, कल ही पति को लेकर अलग हो जाएगी, वह क्या तेरी चाकरी करेगी? किसी ने कहा, पढ़ी लिखी लड़कियां घर के काम से मतलब नहीं रखती, इनसे तो बस फैशन और सिनेमा की बातें करा लो, तुम माँ बेटी खटा करना। किसी ने टिप्पणी की, तुम तो बस रूप पर रिझ गई, नकदी के नाम क्या मिला? ठेंगा। कल को तुम्हें भी तो सिया के हाथ पीले करने हैं। किसी ने कहा, अमन को समझा देना, तनख्वाह तुम्हारे ही हाथ पर लाकर रखे। किसी ने सलाह दी, बहू को शुरू से ही रोब में रखना, हमारी तुम्हारी जैसी बहुएं अब नहीं आती है, खेली खाई होती है। गरज यह है कि जितने मुंह उतनी ही बातें। पड़ोसिनों और सहेलियों ने ना जाने कहाँ के झूठे सच्चे किस्से बनाकर सुधा को जैसे महाभारत के लिए तैयार कर दिया। वह भी सोचने लगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं लेनी चाहिए थी। उधर अमन कुछ तो स्वयं हीन भावना से ग्रस्त था। कुछ साथियों ने फिक्रे कसकस कर परेशान कर दिया। कोई कहता, मियाँ तुम्हें तो हिज्जे कर के बोलना पड़ता होगा। कोई कहता, भाई सूरत ही सूरत है या सीरत भी है। कोई कहता, अजी शर्म हया तो सब कॉलेज की पढ़ाई में विदा हो जाती है, वह तो अमन को भी चौराहे पर बेच आएगी। काव्या जब दोबारा ससुराल आई तो माँ बेटे किसी अप्रत्याशित घटना की कल्पना कर रहे थे। रह रहकर दोनों का कलेजा धड़क जाता था और वे अपने निर्णय पर सकपका जाते थे। वास्तव में हुआ भी अप्रत्याशित ही।
हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी कि काव्या कमर कसकर घर के कामों में जुट गई। झाड़ू लगाना और बर्तन मांजने जैसे काम उसने अपने मायके में कभी नहीं किए थे, पर यहाँ वह बिना संकोच के सभी काम करती थी। मोहल्ले वालों ने पैंतरा बदला। अब उन्होंने कहना शुरू किया, गौने वाली बहू से ही चौका बर्तन झाड़ू बुहारू शुरू करा दी। बस 4 दिन तो बेचारी को चैन से बैठने दिया होता। सास ने काम का बंटवारा कर लेने पर जोर दिया, पर काव्या नहीं मानी। उसे घर की आर्थिक परिस्थिति का भी पूरा ध्यान था। इसीलिए जब सुधा एक दिन घर का काम करने के लिए किसी नौकरानी को पकड़ लाई तो काव्या इस शर्त पर उसे रखने को तैयार हुई कि सिया का ट्यूशन की छुट्टी कर दी जाए। वह उसे स्वयं पढ़ाएगी। सिया हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। छमाही परीक्षा में वह अंग्रेजी और संस्कृत में फेल थी, सो अमन ने उसे घर में पढ़ाने के लिए एक सस्ता सा मास्टर रख दिया था। मास्टर केवल बीए पास था और पढ़ाते समय उसकी कई गलतियां खुद काव्या ने महसूस की थी। 800 रुपये का ट्यूशन छुड़ाकर नौकरानी को 500 रुपये देना महंगा सौदा भी नहीं था। काव्या के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि सिया भी खुश थी। 1 महीने में ही सिया की गिनती क्लास की अच्छी लड़कियों में होने लगी। जब सहेलियों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने भाभी की भूरी भूरी प्रशंसा की। थोड़े ही दिनों में मोहल्ले की कई लड़कियों ने काव्या से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। सुधा को पहले तो कुछ संकोच हुआ, पर बढ़ती हुई महंगाई में घर आती लक्ष्मी लौटाने को मन नहीं हुआ। सोचा बहू का हाथ खर्च ही निकल आएगा। अमन की बंधी बंधाई तनख्वाह में कहाँ तक काम चलता। गर्मी की छुट्टियों में ट्यूशन बंद हो गए। इतने दिनों अमन अपनी छुट्टी के बाद प्रेस में 2 घंटे हिंदी के प्रूफ देखा करता था। एक रात काव्या ने उससे कहा कि वह प्रूफ घर ले आया करे और सुबह जाते समय ले जाया करे। कोई ज़रूरी काम हो तो रात को घूमते हुए जाकर वहां दे आए। अमन पहले तो केवल हिंदी के ही प्रूफ देखता था, अब वह काव्या के कारण अंग्रेजी के प्रूफ भी लाने लगा। काव्या की प्रूफ रीडिंग इतनी अच्छी थी कि कुछ ही दिनों में स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि प्रेस का चपरासी दिन या रात किसी भी समय प्रूफ देने आ जाता था। अब पर्याप्त आय होने लगी। सिया हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास हुई तो सारे स्कूल में धूम मच गई। स्कूल में जब यह रहस्य प्रकट हुआ कि इसका सारा श्रेय उसकी भाभी को है तो प्रधान अध्यापिका ने अगले ही दिन काव्या को बुलावा भेजा। एक अध्यापिका का स्थान रिक्त था। प्रधान अध्यापिका ने काव्या को सलाह दी कि वह उस पद के लिए प्रार्थना पत्र भेज दे। 15 दिनों के बाद उस पद पर काव्या की नियुक्ति हो गई। काव्या जब नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंची तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। काव्या अब दिन में स्कूल की नौकरी करती और रात को प्रूफ पढ़ती। घर की आर्थिक दशा सुधर रही थी, पर अमन स्वयं को अब भी बौना महसूस करता था। प्यार के नाम पर काव्या उसकी श्रद्धा ही प्राप्त कर रही थी। एक रात जब अमन हिंदी के प्रूफ पढ़ रहा था तो काव्या ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुनो। अमन का हृदय धक धक करने लगा। अब आप यह प्रूफ संशोधन छोड़ दें, पैसे की तंगी तो अब है नहीं। अमन ने सोचा। गए काम से उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। संजत होकर बोला, पर अब तो आदत बन गई है, बिना पढ़े रात को नींद नहीं आती। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ। सिया की इंटर की पढ़ाई के लिए सारी किताबें खरीदी जा चुकी है। आप प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में इंटर का फॉर्म भर दें। अमन का चेहरा अनायास लाल हो गया। उसने असमर्थता जताते हुए कहा, इतने साल पढ़ाई छोड़े हो गए हैं, अब पढ़ने में कहाँ मन लगेगा। काव्या ने उसके निकट खिसक कर कहा,
पढ़ते तो आप अब भी है। 2 घंटे प्रूफ की जगह पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ लेने से बेड़ा पार हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं है। अमन 3-4 दिनों तक परेशान रहा, फिर उसने फॉर्म भर ही दिया। पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगा, पर काव्या प्रत्येक विषय को इतना सरल बना देती कि अमन का खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। साथ ही ताना देते, कोई कोई उससे कहता कि वह तो पूरी तरह जोरू का गुलाम हो गया है। यही दिन तो मौज मस्ती के है, पर अमन सुनी अनसुनी कर देता। इंटर द्वितीय श्रेणी में पास कर लेने के बाद तो उसने स्वयं ही कॉलेज की संध्या कक्षाओं में बीए में प्रवेश ले लिया। बीए में उसकी प्रथम श्रेणी केवल 5 नंबरों से रह गई। सुधा की समझ में नहीं आता था कि बहू ने सारे घर पर जाने क्या जादू कर दिया है। अमन के पिता हार गए थे और यह पढ़ने में सदा फिसडी रहा। अब इसकी अक्ल वाली दाढ़ निकली है। बीए के बाद अमन ने एमए हिंदी में प्रवेश लिया। इस प्रकार अब तक पढ़ाई में काव्या से जो सहायता मिल जाती थी, उससे वह वंचित हो गया। पर अब तक उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास जाग चुका था। वह पढ़ने की तकनीक जान गया था। काव्या भी यही चाहती थी कि वह हिंदी में एमए करे, अन्यथा उसकी हीनता की भावना दूर नहीं होगी। अपने बूते पर एमए करने पर उसका स्वयं में विश्वास बढ़ेगा। वह स्वयं को कम महसूस नहीं करेगा। वही हुआ। समाचार पत्र में अपना एमए का परिणाम देखकर अमन भागा भागा घर आया तो माँ आराम कर रही थी। सिया किसी सहेली के घर गई हुई थी। छुट्टी का दिन था। काव्या घर की सफाई कर रही थी। अमन ने समाचार पत्र उसकी ओर फेंकते हुए कहा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय स्थान। और इससे पहले कि काव्या समाचार पत्र उठाकर परीक्षा फल देखती, अमन ने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों में उठा लिया और खुशी से कमरे में नाचने लगा। उसकी हीनता की ग्रंथि चरमरा कर टूट चुकी थी। आज वह स्वयं को किसी से कम महसूस नहीं कर रहा था। विश्वविद्यालय में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यह गर्व उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। काव्या का चेहरा पहले प्रसन्नता से खिला, फिर लज्जा से लाल हो गया। आज पहली बार बिना मांगे उसे पति का संपूर्ण प्यार प्राप्त हुआ था। इस अधिकार की वह कितने दिनों से कामना कर रही थी। विवाह के दिन से ही अपनी इस उपलब्धि पर उसकी आंखों में खुशी का सागर उमड़ पड़ा। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।